यूपीएससी एस्पिरेंट्स और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जीएस पेपर 3 हमारा चल रहा था और जीएस पेपर 3 में यूनिट 1 जो हम लास्ट सेगमेंट की तरफ गुजर रहे हैं, मुश्किल से 1-2 सेशन और आएंगे, उसके बाद हमारा यूनिट 1 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप शुरू से लेक्चर्स को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि नई चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रही हैं, तो विश्वास करिए और मेहनत करते रहिए। बस जितना करा रहा हूँ दिल से करते रहिए, करंट अफेयर पे नज़र बनाए रखिए, पढ़ते जाइए आराम से, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जो यूपीएससी में हमें बात अपने इस सेशन में बात करनी है जीएस पेपर 3 को लेके। खासकर हम बात करने वाले हैं एफडीआई को लेके, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था औद्योगिक वाला। तो औद्योगिक के जितने अगले पार्ट है ना, वो निवेश मॉडल जो हमारी यूनिट 8 है उसमें जाके जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे बस ये समझना था कि संसाधनों को जुटाने में और जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी क्या हाल है, ठीक है। उसके बाद उनका निवेश मॉडल निवेश में समझेंगे, जो यूनिट हमारी 8 में लगती है। अभी अभी हमें क्या पढ़ना है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, क्योंकि यह भी क्या है, संसाधन को जुटाने का एक बहुत अच्छा मार्ग है। भारत सरकार इस पे काम कर रही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा 2023 टारगेट क्या है, आईएएस बनना। समय बहुत कम है, तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और बता दूं, नए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो आपको पीडीएफ वगैरह नहीं मिल पाएगी। और एक बात और, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या बात करनी है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ज़रूरत क्यों है भारत की अर्थव्यवस्था को, और क्यों हम हमेशा एफडीआई करते रहते हैं कि एफडीआई जितना आएगा उतना बेहतर होगा। दोनों पक्षों की बात करेंगे कि इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट, दोनों पे बात करेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। मतलब दूसरे देश का व्यक्ति भारत के क्या करेगा, भारत में आके व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश करना चाहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। आगे, एफडीआई किसी निवेशक को एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यवसायिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है। सीधी सी बात है, व्यवसाय को खरीदने की सुविधा देता है। कभी कभी पूरा व्यवसाय खरीद लिया जाता है, या उसकी कुछ हिस्सेदारी खरीदी जाती है, या उसके हिस्सेदारी में कुछ योगदान किया जाता है। यही है एफडीआई। तो एफडीआई किसी निवेशक, ध्यान सुनिएगा, किसी निवेशक को बाहरी देश में, है ना, जैसे मैं जाके बाहरी देश में क्या करूँगा, प्रत्यक्ष व्यवसायिक खरीद, मतलब मैं सीधा सीधा किसी के व्यवसाय को खरीद लूँगा। तो यह जो सुविधा मिलती है वो कैसे मिलती है, एफडीआई। जैसे आप जानते होंगे फ्लिपकार्ट, है ना, वो बिक गई, तो कहीं ना कहीं इसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो खरीद ली जाती हैं दूसरों के द्वारा आके, क्योंकि उसमें उनके शेयर्स बढ़ जाते हैं, पैसे लगा दिए जाते हैं ज़्यादा और शेयर खरीद लिए जाते हैं, इसे कहते हैं एफडीआई, ठीक। तो चलिए, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को समस्या होगी एफडीआई को समझने में लेके। आगे एक है अनकटाक, ये क्या है, यूएनसीटीएडी। यह एक यूनाइटेड नेशन की ही संस्था है, कभी इस संस्था पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए, इसकी एक रिपोर्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि अगर कुल 20 सर्वश्रेष्ठ देश देखें जिसमें एफडीआई सबसे ज़्यादा गई है, तो भारत उसमें 7वें नंबर पे है। किससे नंबर पे है, 7वें, यहाँ 70 में ये काट दीजिए, 7वें नंबर पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7वें स्थान पे लेके है एफडीआई को लेके, मतलब भारत जो है टॉप 20 में देखा जाए, जो 20 देश हैं जहाँ सबसे ज़्यादा एफडीआई गई है, तो भारत उसमें 7वें नंबर पे आएगा। यह एक रिपोर्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में एफडीआई का क्या हाल है, तो आप इस रिपोर्ट का यूज वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि एफडीआई की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है यार, और एग्जैक्टली एफडीआई ऐसी क्या ज़रूरत है जो हमारी समस्याओं को हल करेगी ना। तो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला, देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी में 16 से 25% का वृद्धि का लक्ष्य है। तो वो कहीं ना कहीं एफडीआई के थ्रू ही होगा, क्योंकि एफडीआई आने से क्या होता है ना, विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। और अभी 16% है, उसको हम 25% तक क्या करना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं कि जो घरेलू सकल उत्पाद है वो कम से कम 25% में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी हो, इतना हमारा टारगेट है। अगली बात करते हैं, अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीधी सी बात है, एफडीआई आई तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा।
आगे, समावेशी विकास के लिए ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों के बीच उचित कौशल का निर्माण करना। देखो जैसे क्या होता है, जैसे अभी मोबाइल की बहुत सारी कंपनियां भारत में आ जाएं तो क्या होगा, बहुत सारे लोग मोबाइल बनाना सीखने लगेंगे हैं, कौशल की ज़रूरत होती है। तो ग्रामीण प्रवेश, जो ग्रामीण से व्यक्ति निकलेगा वो शहरी में आएगा तो वो क्या करेगा, कौशल सीखेगा और तभी तो नौकरी पाएगा। तो ये क्या है, एक समावेशी विकास है जिससे हम ग्रामीण और शहर दोनों में बेहतर कर पाएंगे। तो एफडीआई यहाँ पे हमें फ़ायदा देती है, क्योंकि विकास होता है और व्यापार बढ़ता है, और व्यापार बढ़ने से ही क्या बढ़ता है, कौशल। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं बहुत कौशलवान हूँ लेकिन व्यापार ही नहीं है, या मुझे पता ही नहीं है व्यापार में कहाँ यूज करना है, तो मैं कहाँ, वो कौशल किसी काम का होता नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। घरेलू मूल्य संवर्धन और निर्माण में तकनीकी गहराई में वृद्धि आती है। रीज़न क्या है, लगातार जानते हैं जब एफडीआई आएगी तो वो क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करेंगे, है ना। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो तकनीकी गहराई तो आएगी आएगी, और घरेलू जो भी हमारे सामान हैं उनके मूल्य में संवर्धन होगा, मतलब उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, है ना। तो दाम भी तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, जब क्वालिटी बढ़ेगी तो मूल्य अपने आप बढ़ेगा ही। तो ये कहीं ना कहीं है एफडीआई की फ़ायदा ये है। अगली बात करते हैं, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। क्योंकि हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, वो उतना बेहतर नहीं है विश्व के और भी क्षेत्र से। जैसे जान ही रहे होंगे, चाइना सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनसे एक प्रतिस्पर्धात्मक अपने बढ़ाव को आगे बढ़ा सकते हैं। किसके तहत, एफडीआई के तहत। एफडीआई जैसे भारत सरकार चाह ही रही है, मेक इन इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट ला रही है, जिससे क्या हो, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बेहतर हो और वैश्विक स्तर पर लोग हमारी चीज़ें खरीदें। तो वो तभी होगा जब हमारे साथ क्या होगा, तकनीकी गहराई होगी, अच्छा कुशल होगा, रोजगार बेहतर होगा और विनिर्माण की हिस्सेदारी जीडीपी में बढ़ेगी। ठीक, अगली बात देखते हैं। विशेष रूप से पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता को सुनिश्चित करने में भी मदद करता है एफडीआई। क्योंकि जब एफडीआई आएगा ना, हमारे यहाँ कंपनियाँ बढ़ेंगी तो हम क्या करेंगे, पर्यावरण को लेकर ज़्यादा सोचेंगे। कम कंपनी रहेगी तो हम क्या करेंगे, भाई एक ही है, करने दो, किसी तरह काम निकले। तो हम उस समय पर्यावरण पे हम सोचेंगे, लेकिन बहुत सारी कंपनियां होंगी तो वहाँ पे हम प्रतिस्पर्धा के साथ साथ पर्यावरण के संबंध में भी उनको बता पाएंगे, देखो नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही करना है, नहीं तो आप जाइए, दूसरे हैं हमारे पास। लेकिन कोई अकेले होगा तो सीधी सी बात है, पर्यावरण पे कम, मानवता पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये क्या है, एफडीआई की आवश्यकता है। और क्यों है, देखिए मैंने इसमें सब कुछ जोड़ दिया, कहीं ना कहीं रोजगार भी जोड़ दिया, पर्यावरण भी जोड़ दिया, विनिर्माण क्षेत्र को भी जोड़ दिया, जीडीपी जोड़ दिया, तकनीक को भी जोड़ दिया, कौशल को भी जोड़ दिया, ग्रामीण और शहर को भी जोड़ दिया। ये होता है जब आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो उसमें कितनी गहराई है, कितनी चीज़ों को आप कवर कर पा रहे हैं एफडीआई की। यही तो यूपीएससी चाहता है ना, कि अगर आपसे पूछा है और एफडीआई की आवश्यकता क्या है, तो मैंने 2 ही 3 पॉइंट लिखे और वो दोनों 3 पॉइंट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो वहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा आपको ना। एक बाकायदे डायमेंशंस को ओपन करना है, जितना ज़्यादा डायमेंशन उतना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं एफडीआई का मार्ग। देखिए एफडीआई आ कैसे सकती है, 2 ही तरीके हैं। एक तो स्वचालित तरीका है, खुद ब खुद आती है, यहाँ पे सरकार या आरबीआई से अनुमोदन की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ना आरबीआई आपको रोकेगा ना सरकार, वहाँ पे ऑलरेडी 100% या जितना परसेंट कहा गया उतना तक कोई भी कंपनी विदेशी निवेश को एक्सेप्ट कर सकती है बिना सरकार की अनुमति के। लेकिन सरकारी मार्ग क्या होगा, जैसे कभी कभी जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, या सेना के में कुछ काम हो गया, या कुछ ऐसा जहाँ पे इस विदेशी संस्था को सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं सरकारी मार्ग, ध्यान रखिएगा। और वो कौन डिसाइड करता है, सरकार ही डिसाइड करती है। जैसे खासकर देखें, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से कोई भी निवेश आएगा तो उस पर सरकार क्या करेगी, हमेशा हस्तक्षेप करेगी। ये चाइना से कोई निवेश आ रहा है तो भारत सरकार से मंजूरी लेनी ही पड़ती है। तो ये क्या है, कुछ नियम सरकार ने बनाए हैं तो वो सरकारी मार्ग हो जाता है, सीधी सी बात। यहाँ एक एकल खिड़की दी गई है, मतलब सरकार के इस ऑफिस में आप जाएंगे, यहीं से आपका पूरा काम हो जाएगा। एकल खिड़की का मतलब होता है आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट में जाने की नहीं है। यही डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपके सभी क्लियरेंस करेगा। तो क्या है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसे DIIPT कहा जाता है, और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, सरकारी मार्ग है। अगर आपसे ये पूछ ही ले यूपीएससी प्रीलिम्स में ही कि जो है एफडीआई के लिए जो एकल खिड़की है वो किस
विभाग के अंदर है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अगर वो उद्योग के 2-3 विभाग और दे दिया तो ऑप्शन में दिक्कत हो सकती है। तो इस ऑप्शन को आप ध्यान रखेंगे, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसे DIIPT कहा जाता है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को समस्या होगी, क्योंकि FDI जो है वो स्वचालित मार्ग और सरकारी 2 मार्ग से आती है। ठीक है, अब बात करेंगे ना जो FDI है उसका स्वरूप क्या है। देखिए FDI किस रूप में आ सकती है। एक तो होता है इक्विटी। देखो इक्विटी मतलब होता है आप कह सकते हैं ना क्षमता अंश कहते हैं। इक्विटी शेयर के रूप में, जैसे मैं आया और आपकी कंपनी के मैंने इतने शेयर खरीद लिए तो मैं उतने का मालिक बन जाऊंगा, क्योंकि इक्विटी होल्डर जो होते हैं, जिनके पास इक्विटी शेयर होता है, वो कंपनी के ओनर होते हैं। क्या होते हैं? ओनर, मालिक होते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई कंपनी जो फ्लिपकार्ट के कुछ शेयर खरीद लेती है तो वो फ्लिपकार्ट के उतने की मालिक हो जाती है। तो उसी तरह से कहा जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से अगर कोई बाहरी व्यक्ति आया, उसने आपकी इक्विटी में निवेश कर दिया तो वो उतने का मालिक होगा। तो ये क्या है? FDI है। अगला है डिबेंचर। देखो डिबेंचर्स क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं ऋण पत्र। एक तरह से ऋण पत्र कहा जाता है हिंदी में, आप चाहें तो लिख लीजिए। और इक्विटी को क्षमता कहा जाता है, समता अंश। और इनको क्या कहा जाता है? ऋण पत्र। डिवेंचर जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं एक कंपनी हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, पब्लिक में कहूँगा भैया मुझे आप पैसे दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको एक पत्र दूंगा, एक सर्टिफिकेट दूंगा जिसमें डिवेंचर नाम होगा। उस पर आपको फिक्स रेट से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, वो हो सकता है 1 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, लेकिन अमूमन देखा जाता है लॉन्ग टर्म होता है, 5 से 10 साल तक हो सकता है, कभी कभी 20 साल के लिए भी डिवेंचर इशू किए जाते हैं। तो काफ़ी लंबी अवधि के लिए और बड़े अमाउंट के लिए डिवेंचर इशू करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं FDI का एक रूप है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति को पैसे कमाने हैं तो वो क्या करेगा, भाई कंपनी को पैसे चाहिए ना, तो कंपनी को दे दिया उसने, मान लीजिए 5000 करोड़ रुपीज़ उसने दे दिया, तो अब कंपनी क्या करेगी, वो पैसा ले तो ले उस पर ब्याज भरती रहेगी जब तक कि उसका मूलधन वापस ना कर दे। तो इसे कहा जाता है FDI का एक रूप। ये भी है इक्विटी, डिबेंचर। और तीसरा एक रूप है मर्जर या एक्विजिशन। मर्जर और एक्विजिशन का मतलब होता है, मर्जर मतलब किसी 2 कंपनी को मिला के एक कंपनी कर देना। एक्विजिशन मतलब हो गया आपने कंपनी को खरीद लिया। ठीक है, जैसे वोडा और आइडिया ये मिल के एक हो गई तो इसे कहा जाएगा वी, है ना। तो ये मर्जर है। क्या है? मर्जर, मिल गई एक दूसरे में। और एक्विजिशन का मतलब हो गया कि वोडाफोन ने अगर आइडिया को पूरा खरीद लिया होता तो उसे कहा जाता है एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन। कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है ये तीनों बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। इक्विटी क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है। बोलिए ऑल द बेस्ट। चलें आगे। तो बताइए यहाँ तक कोई समस्या? हमने क्या देखा कि FDI की ज़रूरत क्यों होती है, उसके बारे में हमने ये देखा भारत को क्या ज़रूरत है, तो पहले FDI समझे। उसके बाद हमने समझा कि इसकी आवश्यकता क्यों है भारत को, ठीक है, और इससे क्या हो सकता है। और उसके बाद हमने देखा FDI के मार्ग क्या हो सकते हैं, किन तरीक़ों से FDI भारत में आ सकती है। तो ये एक छोटा सा रूप, ठीक है, ये देख लिया, स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग। ठीक, अब आइए बात करते हैं आगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि FDI को बढ़ाने के लिए सरकार की क्या पहले रहीं। देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन UPSC पूछता है, 2016 का FDI का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, बहुत बेसिक सा उसने क्वेश्चन पूछा था कि भारत में FDI की आवश्यकता क्यों है तथा उसके बढ़ाने के क्या कारण हो सकते हैं। बस सीधा सा 10 नंबर का यही सवाल था। तो हमें भी तैयारी उसी वे में करना है। देखो अगर मैं FDI पे आपको बहुत ऊंची ऊंची बातें लेके चलाऊँ कि वो करना है, ये करना है, तो क्या आपको लगता है इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट एग्ज़ाम में आने वाला है? नहीं। UPSC हमेशा चीज़ें बहुत आसान पूछता है, लेकिन उसका जो तरीका होता है पूछने का वो टफ़ होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमें बहुत टफ चीज़ों को पढ़ने की तरफ नहीं जाना है, बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं जाना है, बहुत बेसिक लैंग्वेज में जाना है, और हमें विस्तार रखना है। क्योंकि हम एक अगर आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपका माइंड भी क्या होना चाहिए, कई डायमेंशंस में चीज़ों को सोच पाता हो। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। FDI बढ़ाने की सरकारी पहले क्या है। पहला, भारत सरकार ने हाल के वर्षों में कई पहले की हैं, जैसा कि रक्षा, PSU, तेल रिफाइनरियों, जैसे PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट की जो तेल रिफाइनरी हैं वो, जैसे इंडियन ऑयल, है ना, ये सब। आगे दूरसंचार, पावर एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज क्षेत्रों में FDI के मानदंडों में ढील दिया है।
इसका मतलब यह हो सकता है पहले 50% रहा हो, अब भारत सरकार में किसी पे 74 या हो सकता है किसी पे पूरा 100% तक की एफडीआई अलाउ कर दी हो। देखो भारत सरकार क्या चाहती है, जो भी उसके पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, अगर वो क्या हो रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, तो एफडीआई के जरिए क्या किया जाए, उनको फुलफिल किया जाए। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। तो क्या है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के साथ साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत के कदम मजबूत करने से एफडीआई में वृद्धि। ठीक है, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं हमने मेक इन इंडिया लाया, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश की, तो ये जो अभियान थे ये कहीं ना कहीं हमारी जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, जहाँ पे हमें क्या करना था, हर चीज़ को जोड़ के रखना था, तो उस कदम से हमें मजबूती मिली और एफडीआई में वृद्धि हुई। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे कोई कहा जाए कि मुझे मेक इन इंडिया नॉलेज लेकर आए, तो कई सारी कंपनी के सीईओ से मिले, है ना, प्रधानमंत्री जी, और भी कई सेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट सरकार के, वो सब भी जाके डेलीगेट्स उनसे मिलते रहते हैं और बात करते रहते हैं, आइए हम आपको क्या करेंगे, बेस्ट सुविधाएं देंगे। ठीक, आगे निवेश को आकर्षित करने वाली योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जैसे राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आदि। ये सब क्या किया गया, इन योजनाओं का शुभारंभ किया गया, और वो योजनाएं क्या कर रही हैं, एफडीआई को लाने में क्या कर रही हैं, हमारी बहुत मदद कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ये पहले क्यों की जा रही हैं, रीज़न क्या है, बस यही जो अभी हमने पढ़ा, कहाँ गया पेज, है ना, जो हमने पढ़ा कि क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कौशल, कि हमें क्या चाहिए, रोजगार, हमें क्या चाहिए, तकनीक में गहराई, और हमें क्या चाहिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। ठीक, जब ये चाहिए तो उसके लिए सरकार लगातार क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, जिससे क्या हो, बहुत बेहतर ढंग से काम हो पाए। आगे बात करते हैं, निवेशकों के लिए उदार और आकर्षक नीति व्यवस्था तथा कम नियामक ढांचा। कम नियामक ढांचा का क्या मतलब है, देखिए अगर बात करें ना, नियमावली अगर कहीं भी ज़्यादा रहेगी तो वो किसी को पसंद नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं नियमावली कम हो, एकल खिड़की का प्रावधान किया जाए, जिससे क्या हो, एक ही जगह जितनी प्रॉब्लम है उस संस्था को वो वहीं पे सॉल्व हो जाए, और आकर्षक नीति तो हमारी रहेगी, और हम उदार रहें, अगर कोई आए तो हम ये ना समझें कि यार वो क्या है, विदेशी है, तो हम उसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई करते रहें या हमेशा उसको टैक्स के लिए पागल बनाते रहें, तो ऐसा ना हो, हमें उदार होना चाहिए, आकर्षक नीति रहे और कम नियम का ढांचा हो, जिससे चीज़ों बहुत आसानी से सबको समझ में आए, और क्या हो सके, हमारी एफडीआई जो हमारे लक्ष्य हैं उसको पूर्ति करने में हेल्प कर पाए। मुझे लगता है ये 4 पॉइंट भी अगर आप अच्छे से लिख लेंगे, और करंट अफेयर में बहुत सारे पॉइंट्स मिलते रहते हैं, आपका काम हो जाएगा। चलें आगे, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे कि एफडीआई के शीर्ष 5 खाते, मतलब 5 स्रोत क्या हैं, ठीक है, क्षेत्र क्या है और स्थान क्या है भारत में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की बात है, 2022 भी इसी में नीचे जोड़ना है, लेकिन अभी आया नहीं है, जानते हैं आप, मार्च में आता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2021 का जो डेटा है वो लिख लेंगे, और 2022 का, अब मान लीजिए कुछ भी आपको क्या करना है, यहाँ से किसी भी पॉइंट को लेके यूपीएससी के मेंस के पेपर में अगर आपको क्या तुलना करना होगी तो आप कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे, ध्यान से। इसी तरह हमें क्या करना है, छोटे छोटे नोट्स को छोटी छोटी बातें करके बहुत बेहतर ढंग से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। विश्वास करिए, साथ लगे रहिए, अंत में एक ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा ना, जिस दिन आपका ये 4-5 यूनिट खत्म होंगी तो आपको लगेगा यार नहीं, सच में बहुत बेहतर चीज़ें हैं, है ना। अभी भले ही 7-8 क्लास आई हैं, लेकिन चीज़ें ठीक लग रही होंगी, लेकिन विश्वास करिए बहुत बेहतर होगा। चलिए ये देखते हैं, सबसे पहले स्रोत क्या है। सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत को सिंगापुर से मिली है, उसके बाद अमेरिका, फिर मॉरिशस, फिर नीदरलैंड और फिर स्विट्ज़रलैंड। तो ये 5 शीर्ष देश हैं जहाँ से भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिली है। सबसे ज़्यादा सिंगापुर, सिंगापुर क्यों, बहुत सारे भारतीय ऑलरेडी सिंगापुर में रहते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से कमा के फिर भारत में रिटर्न करते हैं, या यहीं की पूंजी ला के यहीं लगाते हैं। बड़ा अजीब मैटर है किसका, मॉरिशस का और सिंगापुर का। लेकिन अमेरिका सच में बहुत बढ़िया से वहाँ से एफडीआई आ रही है, लगातार अच्छे काम करने वाले हैं, नीदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं क्षेत्र, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई आई है, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खासकर, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो क्या करती हैं, जो हमारा बेंगलुरु का क्षेत्र है वहाँ पे, और जो भी यहाँ कह सकते हैं आजकल थोड़ा सा डेवलप हो रहा है नोएडा के साइड, वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो से स्टार्टअप कर रही हैं।
आगे बात करेंगे सेवा क्षेत्र में, जैसे बैंकिंग का बना लीजिएगा, ठीक है, बैंकिंग, अनुसंधान और विकास, कुरियर मतलब जो आजकल कुरियर सर्विसेज चल रही हैं वो, और टेक कंपनियां मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनियों में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा निवेश आया है। तीसरे बात करते हैं ऑटोमोबाइल, ठीक है, जैसे कि कार वगैरह जो भी हैं, है ना, बाइक वगैरह यहाँ पे। उसके बाद है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में भी आया है। और उसके बाद निर्माण क्षेत्र, जिसमें हम जैसे इंफ्रा कह सकते हैं, जैसे रोड बनाना हुआ, बड़े डैम बनाने हुए, पुल बनाने हुए, तो यहाँ पे भी हमें सबसे ज़्यादा एफडीआई देखने को मिली है टॉप 5 में। तो ये 5 क्षेत्र हैं, ध्यान रखना है आपको। जैसे अगली बार आपसे सेवा क्षेत्र के बारे में पूछे और टॉप पे चला जाए या नीचे आ जाए, तो आप बता सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का हाल ही है कि एफडीआई भी कम आ रही है, इसलिए स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। बस आप, सीधी सी बात है, डेटा होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। स्थान की बात करते हैं, कर्नाटक, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कर्नाटक, बेंगलुरु, वहाँ की राजधानी, जान रहे होंगे ना, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसी वजह से कर्नाटक नंबर 1 पे है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा दिल्ली, चौथा तमिलनाडु और पाँचवा हरियाणा। तो ये 5 राज्य जो हैं ये सबसे ज़्यादा एफडीआई को आकर्षित करने में सबसे आगे रहे। फिर से बता दे रहा हूँ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा। गुजरात का नाम नहीं है, ठीक, ऑप्शन में दे दे गुजरात तो आगे बढ़ के टिक नहीं करना है, थोड़ा सा सोच के। ये 5 है, ठीक। 2021 की बात कर रहा हूँ, 2022 का जब आएगा ना तो यहाँ पे हम लोग डेटा रखेंगे, लेकिन 2021 तक की बात यही रही। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा यार, क्योंकि एग्जैक्टली आप सब देख नहीं रहे हैं उतना, ठीक है। मुश्किल से जो एवरेजन चल रहा है वो 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक का चलता है, ठीक है। तो बस इतना ही। इसके बाद अगले सेशन में फिर मिलेंगे और वहाँ से हम लोग बात करेंगे। 2 सेशन या 3 सेशन और आएगा, यूनिट 1 हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। उसके बाद आप एक बार देखिएगा PYQ, लेकिन एक बार ना पूरा 8 से जो 10 यूनिट है हमारी इकोनॉमिक्स की वो कंप्लीट हो जाने दीजिए। उसके बाद आप PYQ लगाइए या कोई भी क्वेश्चन लगाइए, आपके पास ना डेटा की कमी नहीं होगी, ना आपके पास कोई ऐसा टॉपिक बचेगा जो मिले ना, करंट अफेयर को छोड़ के, ठीक है। जो बेसिक है वो जो यूपीएससी ने कहा है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।